नमस्कार दोस्तों। स्थिति यह है कि देश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं दो राज्यों, एक हिमाचल है जो प्योर पहाड़ी राज्य है और एक गुजरात है। फिलहाल हिमाचल पे बात करें। हिमाचल राज्य महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से क्योंकि वो चीन, पाकिस्तान दोनों की सीमा है और इसके साथ साथ वो बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील जम्मू कश्मीर की भी सीमा है, पंजाब की भी सीमा है। एक जमाने में पूरा जो है पंजाब प्रांत होता था, उसी पंजाब प्रांत का हिस्सा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे एक अलग राज्य बनाया जिससे इसके विकास को पंख लगे और यह राज्य 10 साल पहले तक बगैर किसी कर्ज के चलता था और एक बेहतरीन राज्य के तौर पर स्थापित था। आज यह राज्य कर्ज में दबा हुआ है। तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज लद चुका है। वैसे जो अभी मौजूदा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 65,800 मतलब 65,800 करोड़ का कर्ज है, लेकिन वास्तव में ये 65,800 करोड़ का कर्ज नहीं बल्कि ये 70,000 का हो चुका है। इस समय यही स्थिति कमोबेश पूरे हिंदुस्तान की है। जिस हिंदुस्तान पर 1947 देश की आजादी से लेकर 2014 तक सिर्फ 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होता था, आज उस हिंदुस्तान पर 160 लाख का करोड़ का कर्ज हो गया है। 160 लाख करोड़ का कर्ज। आप इससे समझ सकते हैं कि किस स्थिति में हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की स्थिति यह है कि यह कर्ज, इतना बड़ा जो कर्ज है, वो नरेंद्र मोदी की देन है, क्योंकि वित्तीय हालात सुधर नहीं रहे। और इन्हीं मसलों पर हम चर्चा करें और इस पर आए उसके पहले बात करते हैं। हिमाचल में चुनाव चल रहा है और आज वाराणसी, उज्जैन और पुष्कर में, चूंकि कल मन्ना था देव दीपावली, तो आज ही बनाई जा रही है और ये देव दीपावली का दृश्य है, आप देख सकते हैं। तो यह इस समय देव दीपावली वाराणसी में, उज्जैन में और पुष्कर में चल रही है। इसमें सिर्फ काशी में 10 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी जगह की स्थितियां जो भी है आपके सामने है, मैं दिखा रहा हूं। तो ये देव दीपावली पे इस तरह से खर्चा है। इसके पहले आपने देखा कि एक और खर्चा नया शुरू किया जा चुका है अयोध्या में और वहां पर भी इसी तरीके से हुआ। तो ये इस बात का सबूत है। वहीं दूसरी तरफ आप आ जाइए, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी उस यात्रा को लीड कर रहे हैं और इस यात्रा ने जो है अब तक 60 दिन पूरे कर लिए हैं। आज 61वें दिन चल रही है और अब महाराष्ट्र में प्रवेश करने जा रही है। तो आप इससे ये समझ लीजिए कि ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है जो जन जन को जोड़ रही है और इसमें भयंकर भयंकर शब्द कह रहा हूं, जिसमें भीड़ जुट रही है, लोग जुट रहे हैं, वो हो रहा है। ये आप समझिए, डिफरेंट क्षेत्र के लोग, तरह तरह के लोग जुड़ रहे हैं और अपने वो दे रहे हैं। तो ये है राहुल गांधी और ये पूरी तरीके से पैदल और बहुत उससे चल रही है। और जब ये चल रही हो तो इस भीड़ को आप देख के आप समझ सकते हैं ये राहुल गांधी की आज की रैली उसी यात्रा। और ये जमीनी होती है, इसमें कहीं खर्च का बहुत बड़ा इंतजाम नहीं होता है। तो ये आज की स्थिति है और आज ये हुआ। तो जब ये रैली चल रही हो, ये सब कुछ चल रहा हो, आप देख सकते हैं, और उसमें तिरंगा लहरा रहा हो, तो निश्चित रूप से देश के लिए शान लगता है और यह शान का काम, क्योंकि इसमें नफरत मिटाने की बात हो रही है, देश को आर्थिक तौर पे मजबूत करने की बात हो रही है देश को पूरी तरीके से हर धर्म, हर उसको मजहब के लोगों को आपस में जोड़ने की बात हो रही है। और जब यह हो रही हो तो निश्चित रूप से यह एक सुकून देती है। देव दीपावली एक धार्मिक कृत्य है, मैं उसका भी कोई विरोध नहीं करता, लेकिन ये मानता हूं कि उसे
इतना खर्चीला बनाने की आवश्यकता नहीं, सिंबॉलिक होता था। चलिए वो भी मनाइए, ये भी मनाइए, अच्छा लगता है यदि आपकी समृद्धि होती है। लेकिन जब आप कर्ज से मना रहे होते हैं, उस जनता के पैसे से मन रहा होता है जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, अपने घर में जलाने के लिए उसको दीप के लिए नहीं है, और स्थिति ये कि बिजली का बिल कैसे भरे, पानी कैसे भरे, क्या करे, उसके लिए छूट मांगता है। हाँ सब इतने यूनिट फ्री कर दीजिए, सिलेंडर फ्री कर दीजिए, कर दीजिए। तो आप समझिए क्या स्थिति। इस स्थिति में हिंदुस्तान आज खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि आज ये स्थितियां हैं। स्थितियां ये हैं कि आप इस समझिए, मैं एक वीकली कॉलम लिखता हूं बिजनेस वर्ल्ड में, उसमें मैंने लिखा कि किस तरीके से मनी 9 ने, जो एक पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज और उसको लेकर के वित्तीय सुरक्षा संस्था है, उसने अपना एक देश के 20 राज्यों में सर्वे किया और सर्वे में पाया कि 69% लोगों की स्थिति यह हुई कि परिवार मौजूदा वक्त में वित्तीय असुरक्षा और असमानता का शिकार हो गए। यह स्थिति पिछले 4-5 साल के भारत सरकार के तमाम जो नीतियां थी उनके कारण जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, उसके कारण यह हालत हुई है। यानी ये स्थितियां आई हैं कब? जब नोटबंदी की स्थिति आई है। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि नोटबंदी ने जो मोदी की थी और जीएसटी, बेमेल जीएसटी ला करके उन्होंने छोटे उद्योग और व्यापारियों को खत्म करने का काम किया है। और इस बात को राहुल गांधी बार बार कहते हैं, तो वही बात साबित होती है इससे। और आप एक चीज समझिए, लोगों की औसत आमदनी जो पहुंच गई, वो पहुंच गई 23,000 रुपए। मतलब लोगों नहीं कहेंगे, परिवार की पूरी आमदनी, औसत जिसमें बड़े लोगों की भी आमदनी इन्वॉल्व है, अदानी अंबानी की भी इन्वॉल्व, तब स्थिति यह है कि 23,000 रुपए हो। तो 23,000 रुपए मासिक परिवार की आमदनी। इस स्थिति में आप सोचिए क्या करें। यह स्थिति है कि हालत इतनी बुरी है कि तमाम परिवार ऐसे भी हैं जहां एक वक्त की रोटी के खाके, इसको लेकर के तमाम सारी चीजें हैं सामने हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इन चीजों को आप समझिए। तो ये जान लीजिए कि स्थिति क्या है। स्थिति ये है, हमारे देश में बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 90 करोड़ बेरोजगारों का देश है। और ये स्थिति ये है कि जब हम अपने आप को विश्वगुरु कहते हैं, वही कनाडा में 14.5 लाख पद खाली हैं और लोग नहीं उन्हें मिल रहे हैं नौकरी के लिए। अच्छी सैलरी है, सब कुछ है, परमानेंट करने का भी है और परमानेंट रेजिडेंसी देने का भी है, कनाडा ने किया हुआ है। उसके बाद नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि स्थिति कि लोगों का, और भारत में क्या हो रहा है, भारत में जो हो रहा है कि सब बर्बादी हो रही है। आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि दुनिया के 150 देशों को सिर्फ 10 लोग पेट भरते हैं। 10 देश पेट भरते हैं, और जो 10 देश पेट भरते हैं उनमें भारत नहीं है। तो दुनिया में 40% लोग फल और सब्जी खाते हैं, 21% लोग अनाज खाते हैं, 8% लोग अन्य चीजें खाते हैं, 9% मांस खाते हैं, 7% शुगर और फैट, और 15% डेयरी और अंडे के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और धरती में केवल 10% हिस्सा ही है जिस पर खेती हो पाती है। और ऐसी स्थिति, क्योंकि 70% पे पानी है, 30% जमीन में है और उसी में रहना है, उसी में खाना है, उसी में, और जो है उसमें क्या है कि 33% में रेगिस्तान है, 8.25% के हिस्से में जो मनुष्य रहते हैं और खेती करते हैं, इसी में 8.25, और इसके बाद में 25% हिस्से में पहाड़ है, और इसके बाद में 31% हिस्से में जंगल है। 2.3% हिस्से में पूरे साल बर्फ जमी रहती है। तो यह स्थिति है, और आधी जमीन पर सिर्फ 10 देशों का बड़ा कब्जा है। कनाडा के पास में
जो एग्रीकल्चर लैंड और सारी लैंड है वो मिला के 1.96% है दुनिया की। उसके बाद में ब्राजील के पास 1.67% है। अल्जीरिया है उसके पास में 0.47% है। भारत है उसके पास 0.64% है। रूस है उसके पास 3.34% है। चीन है उसके पास 1.88% है। अमेरिका के पास 1.67% है। अर्जेंटीना के पास में 0.55% है। कजाकिस्तान के पास 0.53% है और ऑस्ट्रेलिया के पास 1.5%। लेकिन इन सब के बाद में 10 देशों पर 184 देशों का फ्रूट मार्केट डिपेंड करता है। 184 देशों को 10 देश खिलाते हैं। कौन? थाईलैंड, न्यूजीलैंड, वियतनाम, हांगकांग, इटली, स्पेन, चीन, नीदरलैंड, बेल्जियम, चिली, ये देश खिलाते हैं। भारत कहीं इसमें नहीं। इससे आप समझ सकते हैं। और ऐसे में 13 देश मिलकर 181 देशों की सब्जियां एक्सपोर्ट करते हैं। वो भी जान लियो 95% सब्जियां उन्हीं से आती हैं। ये है सऊदी अरब, केन्या, यूक्रेन, मैक्सिको से सबसे ज्यादा आती है 50.9%, यानी लमसम में 51%। और मिस्र है जिससे 25.8% आती है। तो इस तरह की स्थिति 10 देश हैं दुनिया के जो 70% दूध एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे लोग दूध ले पाते हैं। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्पेन। तो आप समझ लीजिए कि मतलब दूध में भी हम कहीं नहीं देख पा रहे हैं और विश्व गुरु होने की बात कहते हैं। फिर 10 देश जो एक्सपोर्ट करते हैं 70% खाद्य दूसरे पदार्थ का, उसमें कौन है? नीदरलैंड, अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, तुर्की, बेल्जियम, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, मलेशिया। तो आप समझिए रूस और अमेरिका सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। काहे के 26% गेहूं सिर्फ उन्हीं से आता है और यह गेहूं दुनिया के 200 करोड़ लोगों को भोजन देता है। चीन और भारत मिलकर दुनिया का 30% गेहूं पैदा करते हैं। अब आप समझिए। और लेकिन इससे ज्यादा हिस्से में अपनी आबादी का ही पेट भरते हैं। तो अपनी आबादी का भी पेट भरने की स्थिति आपकी नहीं। इस तरह दुनिया भर में पैदा होने वाले गेहूं का सिर्फ 27% हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि बाकी तो आप खा जाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं क्यों आपके पास में जो स्थिति है। दुनिया के 150 देशों में भारत का चावल जरूर जाता है, लेकिन वो भी ये कह दीजिए कि बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ा हिस्सा है। तो इसके लिए धन्यवाद कीजिए दक्षिण भारत का, धन्यवाद कीजिए बंगाल का, तो धन्यवाद कीजिए उनका। और बहुत सारी चीजें ऐसी। तो ये ऐसी स्थिति में तमाम सारे देश जो चावल के एक्सपोर्ट की जब बात आती है तो कौन करता है? भारत करता है 37%, थाईलैंड 13%, पाकिस्तान भी 8.4% करता है, वियतनाम भी 7.7% करता है, अमेरिका भी 7.5% करता है, चीन भी 3.6% करता है, इटली 2.8% करता है, म्यांमार 2.1% करता है, कंबोडिया 1.6% करता है, बेल्जियम 1.5% करता है। तो इस तरह की स्थिति है। सी फूड की स्थिति है। 300 करोड़ लोगों को समुद्र खाना खिलाता है, और समुद्र ना हो तो आप ये सोचिए दुनिया की आबादी 800 करोड़। तो और इसके बाद में जो सबसे खराब स्थिति है वो ये है कि दुनिया के 80 करोड़ लोग रोजाना भूखे सो जाते हैं। 80 करोड़ लोग। और इस 80 करोड़ में एक बड़ी आबादी 40 करोड़ की भारत की है। यानी भारत में पूरे दक्षिण एशिया की है। तो ऐसी स्थिति में, और उसमें सबसे बड़ी आबादी भारत, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा है कुछ। तो आप समझिए यदि भारत का तकरीबन 30 करोड़ लोग नेट में रोजाना भूखे सो जाते हैं, एक वक्त का भोजन भी नहीं पाते हैं, तो आप उस देश में रहते हैं। और यह दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है,
क्योंकि पूरी दुनिया में 80 करोड़ और सिर्फ भारत में 30 करोड़। कल्पना कर लीजिए आप कहां खड़े हैं और विश्व गुरु की यह हालत है। तो जब इस हालत में हूं तो आप समझिए, और इसके बाद भारत में और चीन में दोनों जगह जो खाद्य पदार्थ है, खाने की चीजों की बर्बादी सबसे ज्यादा होती। दुनिया में सबसे ज्यादा खाने की बर्बादी होती है। तो यह है, अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? दुनिया भर में हर मिनट में 259 बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, और इस स्पीड से, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही, फूड की डिमांड बढ़ रही, सब कुछ बढ़ रही है, आने वाले वक्त में रोटी के लिए आपके पास नहीं होगा। और जब यह स्थिति हो तो हमारे यहां तमाम विधानसभा चुनाव, तमाम जगह तमाम ऐसे वायदे किए जाते हैं जिनको पूरा किए जाने की संभावना ही नहीं है। बेसिक बातों पे बात ही नहीं होती है। बात किसकी होती है? हमने 370 खत्म कर दिया, हमने मंदिर बना दिया, हम तो दीप जलवा रहे हैं, हम तो विश्व गुरु का डंका बजा रहे हैं। और साहब ये डंके बजाने के काम होते हैं। हम नक्सल खत्म कर रहे हैं, हम ये नक्सल पनपा क्यों? क्योंकि आपने रोटी नहीं दी, रोजगार नहीं। सांप्रदायिकता आई क्यों? क्योंकि आपने समानता नहीं दी, प्रेम नहीं दिया, बराबरी का रिश्ता नहीं कायम होने दिया। देश की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया। जो एक गंगा जमुनी तहजीब थी, एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे, हर त्योहार मनाते थे, वो आपने तोड़ दिया। तो हुजूर ये आपने किया है, और ये किया है, तो इसके बाद में आपको कहना पड़ता है आप कहां से करें। आपने हिमाचल में तमाम वायदे किए, 5 साल से आप सरकार में हैं, और सरकार के बाद में आप कह क्या रहे हैं? योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं आज प्रचार करने हिमाचल में, तो कहते हैं भारत को मदद के लिए उम्मीद की जाने लगी है, दूसरे देश देख रहे हैं। आपको मैंने आंकड़े बता दिए क्या हालत। स्मृति ईरानी कुछ बता रही हैं, आदित्यनाथ बोले एक परिवार के लिए जीती है कांग्रेस। तो साहब आप काहे के लिए जी रहे हैं? आप तो बर्बाद करने के लिए जी रहे हैं, नफरत के लिए जी रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उनकी स्मृति ईरानी बोलती हैं कि कैसे, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उन शब्दों को क्या बताएं कि किस तरह की स्थितियां हैं। और इन स्थितियों में क्या हो रहा है? इन स्थितियों में चाहे सरकार हो चाहे कोई हो, उन चीजों को फोकस ही नहीं कर रहे हैं कि कैसे करना है। कर्जदार बन चुकी हिमाचल की अर्थव्यवस्था को आप कैसे सुधारेंगे? जो वायदे कर रहे हैं 5 साल में आपने क्या किया है? जुमलेबाजी। जो आपने वायदे किए थे 5 साल पहले और 8.5 साल पहले लोकसभा चुनाव के, उसके बाद जो केंद्र के प्रोजेक्ट थे ना वो मिले, ना स्टेट का कुछ हुआ। आज बेरोजगारी वहां चरम पर है, सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और सब हो रहे हैं। उसके बाद में आप वायदा करते हैं, आप कहते हैं महिला सुरक्षा की बात, सशक्तिकरण की बात, और स्थिति है महिला सशक्तिकरण की कि मनाली में इतनी बड़ी बीभत्स घटना होती है, उस घटना को आप इंसाफ नहीं दे पाते। दिल्ली में 2012 में एक घटना हुई थी, बीभत्स घटना थी, निर्भया से ज्यादा बीभत्स घटना थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इन कारणों से, क्योंकि वो जो आरोपी थे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें बरी कर दिया, छोड़ दिया, उनकी सजा खत्म कर। और उसके बाद क्या कहेंगे? जबकि हाई कोर्ट ने सजा दी थी, सेशन कोर्ट ने दी थी, पुलिस ने एक्शन लिया था। आज उसके मां बाप कहते हैं, बच्ची के जो लड़ रहे थे, उत्तराखंडी लड़ रहे थे, वो कह रहे हैं इंसाफ की 10 साल से लड़ाई लड़के हम यहां तक पहुंचे, उम्मीद थी आज, लेकिन उम्मीद को तोड़ दिया। तो उम्मीद तोड़ना जानते हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ में हिमाचल प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी, डबल इंजन की सरकार बनवाई थी। आज प्रियंका गांधी ने वहां रैली में कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्थिति यह है, इंजन में पेट्रोल डीजल ही भरना भूल गए, ईंधन ही भरना भूल गए, और वो चल ही नहीं पाई। नतीजा क्या हुआ? आज 15 लाख बेरोजगार हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा हम 5 लाख को रोजगार देंगे, 1 लाख को पक्की नौकरी सरकारी देंगे।
जब भाजपा ने सुना तो अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 8 लाख देंगे। तो 8 लाख दोगे तो भैया 5 साल में कितने दिए ये तो बता दो। 5 साल में तो आपने दिया नहीं, अब अगले 5 साल में कह रहे हो 8 लाख देंगे। कहां से ले आओगे जब अभी आप कह रहे हो कि नहीं। तो ये स्थिति। इसके बाद में कि हम स्कूटी देंगे, हम ये देंगे, हम वो दे, कहां से दोगे। कर्ज तो आपने बढ़ाया है, कर्ज में डुबो दिया है, वित्तीय प्रबंधन खराब कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, बर्बादी कर दिया है। जो नई सरकार आएगी वो क्या करेगी और कैसे करेगी ये बताइए। उसके लिए तो अपने आप मुश्किल है, वो चाहे जिसकी सरकार बने। फिर भी प्रियंका गांधी ने कहा हम फर्स्ट कैबिनेट में डिसीजन लेंगे, और उदाहरण के लिए वो अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेके गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो राहुल गांधी ने वायदे किए थे वो वहां हमें शपथ दिला के चले, हमने मीटिंग करी, और वो जब दिल्ली में उतरे तब तक हमने वादा पूरा कर दिया था। तो ये हमारा, और हमने राज्य को कंगाल नहीं होने दिया। आज देश में सबसे कम बेरोजगारी दर यदि कहीं है तो वो कहां है, छत्तीसगढ़। और हिमाचल में जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर है 7.2, उसके मुकाबले 9.5% बेरोजगारी दर हिमाचल में हो गई। जो हिमाचल कभी ऐसा नहीं होता था। हिमाचल एक समृद्ध राज्य था, छोटा था, चीजें थी, लोग अपने आत्मनिर्भर थे, कर लेते थे, दूसरों को नौकरियां भी दे देते थे। कांग्रेस के समय में यहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हुई, बद्दी में जहां आज योगी आदित्यनाथ ने रैली की, क्योंकि प्रवासी मजदूर वहां रहते हैं। उसके अलावा परमाणु में और दूसरी जगह ऊना और इधर ये सब जगह इंडस्ट्री डेवलप हो, और उन सबको डेवलप किया जिससे आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ राज्य। आज स्थिति उसकी बद से बदतर हो गई। ऐसी स्थिति झूठ और जुमलों के सहारे खड़े होने की बात करते हैं, यानी आप प्रदेश को तिल तिल मार रहे हैं। और जब मार रहे हो और फिर झूठे वायदे कर रहे हो, जुमले दिखा रहे हो, तो सवाल जरूर बनता है। तो सवाल कीजिए, सवाल करना आपका काम है, सच जानना, सच बताना हमारा काम है। हम बता रहे हैं, जानिए। इसके साथ बात खत्म करता हूं और आग्रह करता हूं कि सच को पहचानिए, जानिए, आंकड़ों को देखिए। जब सच जानेंगे तभी कोई फैसला ले पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।